इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में चाइनीज मांझे से हो रही दुर्घटनाओं का कड़ा संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने साफ कहा है कि चाइनीज मांझा पहले से पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इसके बावजूद इसकी बिक्री और इस्तेमाल किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी पुलिस प्रमुखों को छापेमारी अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं और पूछा है कि प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझा बाजार में कैसे उपलब्ध हो रहे हैं। सीएम योगी ने यह भी स्पष्ट किया है कि चाइनीज मांझे से होने वाली मृत्यु को अब हत्या माना जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसकी उच्च स्तर पर समीक्षा भी की जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने यह साफ संदेश दिया है कि जनता की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने चाइनीज मांझे को लेकर यह कड़ा संज्ञान लिया है। आपको बता दें, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चाइनीज मांझे से अगर किसी की मौत होती है तो उसे हत्या माना जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों से छापेमारी के निर्देश दिए हैं। जहां पर भी अवैध तरीके से चाइनीज मांझा बिक रहा है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने के आदेश दिए गए। वही इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अनुराग तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, चाइनीज मांझे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? मांझा एक के बाद एक गर्दनों पर शिकार कर रहा था, एक के बाद एक जिंदगियां खत्म कर रहा था, लोग घायल हो रहे थे और बीते दिन 33 वर्षीय व्यक्ति की लखनऊ में इससे मौत भी हो गई थी। इसको अब सीएम ने संज्ञान लिया है और जो चाइनीज मांझा है उससे होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं उसको अब सीएम खुद मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये पुलिस के बड़े अधिकारियों को ये आदेश दिए गए हैं कि जो उपलब्धता है मार्केट में चाइनीज मांझे की, वो कहाँ से आ रही है, सप्लाई चेन क्या है, कौन कौन से वो डीलर हैं जो चाइनीज मांझे को बेच रहे हैं, जिसके चलते जो दुर्घटनाएं हैं वो हो रही हैं। ऐसे में देखिए, मुख्यमंत्री अब सख्त है और पूरी चैन जो खंगालने के लिए पुलिस का एक संख्या बल लग गया है। चाइनीज मांझे देखिए, उत्तर प्रदेश में कई सारी मृत्यु पहले भी हो चुकी है और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लिया है और खुदा संज्ञान लेते हुए उन्होंने साफ कहा है अधिकारियों को कि पूरी सप्लाई चैन का पता लगाया जाए, कैसे ये मार्केट में उपलब्ध होता है। क्योंकि देखिए, बीती रोज की अगर बात करूं तो लखनऊ में 33 वर्षीय युवक की मौत जो है वो चाइनीज मांझे से हो गई थी। इसके पहले तक के वो तमाम इलाके हैं जहाँ पर चाइनीज मांझे का जो आतंक है वो देखने को मिला। लखनऊ के पुराने इलाकों में भी जो चाइनीज मांझा है वो भी कहर बरसा रहा था, वही दूसरी ओर अब पॉश इलाकों की तरफ भी चाइनीज मांझे से जो दुर्घटनाएं हैं वो रिकॉर्ड करी जा रही है। देखिए अनुराग, अगर बात की जाए, एक टर्म और भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से यूज किया गया है कि अगर चाइनीज मांझे से किसी की मौत होती है तो उसे हत्या माना जाएगा। इसको कैसे देखते हैं? क्या कुछ एक्शन होगा अगर इसे हत्या माना जाता है तो? जी बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इसको ये भी कोट किया है कि अब हत्या की श्रेणी में इसको रखा जाएगा अगर चाइनीज मांझे से किसी की मौत होती है तो। ऐसे में जो डीलर्स हैं या फिर जो पतंगबाज हैं उनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई होगी और हत्या की जो धाराएं हैं उसी पर उनके खिलाफ जो अभियोग है वो पंजीकृत किया जाएगा। ऐसे में देखिए, एक बड़ी कार्यवाही जो है वो मुख्यमंत्री के आदेश के बाद हो गई, क्योंकि मुख्यमंत्री ने एक स्वतः संज्ञान जो है इस विषय पर लिया है और उसके बाद एक बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। प्रज्ञा, बिल्कुल अनुराग, क्योंकि जैसा आपने बताया कि सख्त निर्देश जो हैं वो अधिकारियों को दिए गए हैं, तो अब तक किसी की मतलब किसी को पकड़ा गया है या इस तरह की कोई जानकारी? जी प्रज्ञा, देखिए, मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने के बाद एक छापेमारी का जो दौर है वो शुरू हो गया है। पुलिस के आला अधिकारियों ने जो टीमों का गठन है वो किया है और उन सप्लायर्स पे नजर रखी जा रही है जो सप्लायर चाइनीज मांझे का जो एक सप्लाई चैन है लोगों तक प्रोवाइड किस तरह कराते हैं, इसके बारे में पता लगा। जो देखिए, पहले से ही प्रतिबंधित मांझा है और ऐसे में जब ये मार्केट में आ रहा है, लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, ऐसे में जो चैन है, देखिए प्रज्ञा, उसको खोजना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके चलते अब मुख्यमंत्री के आदेश के बाद पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने टीमों का गठन किया है और लखनऊ के खास तौर के जो पुराने इलाके हैं जहां पर ये रिकॉर्ड मामले ज्यादा आ रहे हैं, ऐसे में वहां के जो सप्लायर्स हैं या फिर दुकानदार हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और लगातार जो एक्शन है वो देखा जा रहा है। ऐसा सामने की ओर जो तस्वीरें हैं, अगर मैं बात करूं तो जिस हिसाब से पुलिस इस समय एक्शन मोड में है, आगे की हमें
गिरफ्तारियां भी प्रज्ञा हो सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से अहम फैसला जो है माना जा सकता है मांझे को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग तिवारी इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जौनपुर से है, जहां जिले में 3 बहनों के अचानक लापता होने से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, आधार कार्ड की फोटो कॉपी कराने निकली 2 सगी बहनें और एक चचेरी बहन रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। परिजनों के मुताबिक तीनों लड़कियां 3 फरवरी को घर से निकली थी, लेकिन देर रात वापस नहीं लौटी। काफी तलाश के बाद भी कोई सुराग न मिलने पर परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। परिजनों की तहरीर पर सुरेरी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और लड़कियों की तलाश जो है वो शुरू कर दी गई है। परिवार ने किसी भी अनहोनी की आशंका जताई है। ये मामला जो है वो सुरेरी थाना क्षेत्र के कमरुद्दीनपुर गांव का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस सभी संभावित पहलुओं से जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें, ये तीनों बहन के अचानक लापता होने से इलाके में जो है वो हड़कंप मच गया है। तो जौनपुर का ये पूरा मामला है। 2 सगी बहनें और एक चचेरी बहन, तीनों फोटो कॉपी कराने गई थी बाहर, जिसके बाद से वो गायब हो गई। दिनांक 3 फरवरी 2026 को थाना सुरेरी अंतर्गत ग्राम कमरुद्दीनपुर से एक सूचना प्राप्त हुई कि 3 बहनें जो किसी काम के कारण बाहर निकली हुई थी, जिनमें 2 सगी बहनें और एक चचेरी बहन है, और शाम तक वापस नहीं लौटी है। तत्काल पूरे प्रकरण में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पुलिस टीम गठित की गई। खोजबीन के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सभी लड़कियां वृंदावन किसी धार्मिक स्थल पर गई हुई हैं। उनको सकुशल बरामद कर लिया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, काफी कह सकते हैं कि जिस तरीके से घटनाएं जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं कि कई लोग जो है वो गायब हो रहे, चाहे वो दिल्ली एनसीआर की भी बात हो और चाहे अन्य जगहों की, लेकिन ये मामला जो है वो जौनपुर का है, जहां 3 बहनें अचानक लापता हो गई हैं। क्या कुछ जानकारी है, कैसे लापता हुई? और प्रज्ञा, बिल्कुल बता दूं, दिल्ली के बाद यूपी के जौनपुर में 3 बहनों की लापता होने से हड़कंप मच गया। हालांकि बताया जा रहा है कि तीनों बहनें जो है घर से आधार कार्ड की फोटो स्टेट कराने के लिए निकली थी। जब घर पर नहीं पहुंची तो परिवार वालों ने काफी खोजबीन किया, उसके बाद इलाके में हड़कंप। हालांकि पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने लगी। वहीं पुलिस के अधिकारियों की माने तो तीनों बहनों को सकुशल बरामद कर लिया गया। मथुरा के वृंदावन में जो है धार्मिक स्थल से उन्हें बरामद किया। अब सवाल ये है कि क्या किसी ने बलगलाकर तीनों बहनों को ले गया था या श्री कृष्ण की भक्ति की डोर उन्हें खींच लाई थी। हालांकि जांच के लिए तीनों बहनों से जब पुलिस पूछताछ करेगी तभी पूरा मामला सामने आएगा। जी बिल्कुल, लेकिन अगर बात की जाए विवेक, जैसा कि आप बता रहे हो कि मथुरा से उन्हें वापस सकुशल लाया गया है, ये मथुरा तक कैसे पहुंची, इसके बारे में कुछ जानकारी? और प्रज्ञा, जब पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि उनकी सर्विलांस के जरिए उनकी मोबाइल लोकेशन जो है मथुरा ट्रेस की है। अब पुलिस टीम जौनपुर से जो है मथुरा के लिए रवाना हो गई। हालांकि मथुरा से लाने की तैयारी की जा रही है, उसके बाद जो है पूछताछ की जाएगी, तभी पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा। जी, यानी अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि ये लड़कियां वहां कैसे पहुंची? पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि मथुरा में जो है वहाँ की जो लोकल पुलिस से जो है बातचीत हुई है, तीनों को लोकल थाने पर रखा गया। यहाँ पे जौनपुर पुलिस निकल चुकी है, कुछ ही घंटों के बाद यानी पहुंचेगी शाम तक। उसके बाद पूछताछ की जाए, पूछताछ के बाद आगे क्या कार्रवाई हो, पुलिस जांच पड़ताल अभी भी कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, अब देखना होगा कि जांच पड़ताल में क्या कुछ खुलासे निकलकर सामने आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर वाराणसी से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को जल्द ही एक नई प्रशासनिक सौगात मिलने जा रही है। आपको बता दें, शहर की व्यवस्था को स्मार्ट और डिजिटल बनाने के लिए वाराणसी नगर निगम अपने मुख्यालय का कायाकल्प कर रहा है। आपको बता दें, भेलपुर स्थित जलकल विभाग और नगर निगम के अन्य प्रमुख कार्यालय अब एक ही छत के नीचे काम करेंगे। बता दें कि करीब 12,000 वर्ग मीटर में बनने वाला ये 5 मंजिला सदन लगभग 97 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। नया भवन पेपरलेस कार्यप्रणाली और रियल टाइमिंग मॉनिटरिंग को बढ़ावा देगा, जिससे जनता की शिकायतों को तेजी से निस्तारण किया जा सकेगा। तो आपको बता दें, वाराणसी जो है वो जल्द ही अपनी प्रशासनिक भवन को चेंज करने वाला है। नई सौगात जो है वहां के प्रशासनिक भवन को मिलने वाला है। नगर निगम मुख्यालय का अब कायाकल्प जो है वो किया जाएगा। 97 करोड़ की लागत से ये हाई सदन जो है वो बनाया जाएगा। तो पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में
ये काफी कुछ बदलाव किया जाएगा। देखिए, वाराणसी में नवीन सदन भवन का निर्माण बहुत शीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है। 12,000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में ये 5 मंजिला नगर निगम सदन भवन बनने जा रहा है। यहाँ पे इस छत के नीचे सारी सुविधाएं होंगी, अंडरग्राउंड पार्किंग के साथ साथ इसमें कई लिफ्ट हैं, सुरक्षा के सारे उपकरण लगाए जा रहे हैं। अत्याधुनिक सदन जो कि 200 माननीय पार्षद लोगों के बैठने की व्यवस्था इसमें की गई है। आगामी भविष्य को देखते हुए जलकल के जो ऑफिस अभी भेलूपुर में है उसे स्थानांतरित करके इसी भवन में लाया जाएगा। तो एक छत के नीचे ही पूरा नगर निगम कार्यालय आप यहाँ पे होंगे, जिससे किसी जनमानस को कभी भी किसी बात की अगर किसी काम से अगर आते हैं तो एक छत के नीचे उन्हें सारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये लगभग 97 करोड़ की लागत से इसका निर्माण होने वाला है। इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए विजेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, अब पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र यानी वाराणसी में जो प्रशासनिक कार्यालय है उसका कायाकल्प होने वाला है, किस तरह से इसकी तैयारियां हो रही हैं और क्या कुछ इस बिल्डिंग में या इस निगम में चीजें यूज की जाएंगे? विजेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो विजेंद्र से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, नगर निगम मुख्यालय का अब कायाकल्प जो है वो होने वाला है। 97 करोड़ की लागत से ये हाई सदन जो है वो बनेगा। नए टेक्नोलॉजी जो है इसमें यूज किए जाएंगे। लगभग 97 करोड़ की लागत से ये हाईटेक सदन जो है वो बनाया जाएगा। तो ये बड़ी उपलब्धि जो है वाराणसी प्रशासनिक कार्यालय को मिल सकती है। नया भवन जो है वो पेपरलेस कार्यप्रणाली और रियल टाइमिंग मॉनिटरिंग को बढ़ावा देगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी एक बार फिर जांच एजेंसियों के रडार पर आ गई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने विश्वविद्यालय के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को कथित धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से पुलिस को 4 दिन की हिरासत मिली है। दिल्ली पुलिस अधिकारियों के अनुसार सिद्दीकी पर गंभीर वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियों के सामने आने की भी संभावना जताई जा रही है। ये कार्रवाई ऐसे समय पर हुई है जब यूनिवर्सिटी पहले से ही कई केंद्रीय एजेंसियों की जांच का सामना कर रही है। दरअसल अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम उस समय सुर्खियों में आया था जब आतंकी नेटवर्क से जुड़े एक मामले की जांच में संस्थान के कुछ मेडिकल स्टाफ की भूमिका सामने आई थी। इस मामले में एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस ने विश्वविद्यालय से जुड़े 2 डॉक्टरों मुजम्मिल अहमद गनई और शाहीन सईद को गिरफ्तार किया था। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को T20 वर्ल्ड कप मैच श्रीलंका में प्रस्तावित है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कहना है कि उनकी टीम भारत के खिलाफ विश्व कप मुकाबले का बहिष्कार करेगी। पाकिस्तानी पीएम ने साफ शब्दों में कह दिया कि पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ नहीं खेलेगी। इससे पहले पाकिस्तान सरकार की ओर से सोशल मीडिया पर बताया गया था कि हम अपनी टीम को T20 वर्ल्ड कप में खेलने की मंजूरी देते हैं, लेकिन भारत के खिलाफ श्रीलंका में प्रस्तावित मुकाबले का हम बायकॉट करेंगे। हालांकि इतना कुछ होने के बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से अभी तक कुछ भी आईसीसी को आधिकारिक तौर पर नहीं भेजा गया है। आईसीसी को अभी भी पीसीबी के ऑफिशियल बयान का इंतजार है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार यानी 4 फरवरी को पुष्टि की थी कि पाकिस्तान पुरुष क्रिकेट टीम आईसीसी T20 विश्व कप 2026 में भारत के खिलाफ अपना मैच नहीं खेलेगी। कट्टर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान आगामी T20 विश्व कप के ग्रुप ए के एक मैच में 15 फरवरी को कोलंबो में आमने सामने होंगे। लेकिन शरीफ के अनुसार पाकिस्तान भारतीय टीम के खिलाफ इसलिए नहीं खेलेगा क्योंकि वो बांग्लादेश के साथ खड़ा है और खेल के मैदान पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे।
ये भारत का पहला सहकारिता आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। ये जानकारी आधिकारिक बयान में दी गई है। इस सेवा को सभी राज्यों और शहरों में 2 वर्ष के भीतर विस्तार देने का लक्ष्य रखा गया है। भारत टैक्सी, जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 के तहत पंजीकृत है, 6 जून 2025 को स्थापित हुई थी। ये जीरो कमीशन और सर्ज फ्री प्राइसिंग मॉडल पर काम करती है। इसमें ड्राइवरों को सीधे लाभ वितरण किया जाता है। ये विदेशी निवेश आधारित प्लेटफॉर्मों का स्वदेशी विकल्प प्रस्तुत करती है। 8 प्रमुख सहकारी संगठनों द्वारा समर्थित इस प्लेटफॉर्म ने 2 दिसंबर को दिल्ली, एनसीआर और गुजरात में पायलट संचालन शुरू किया। अब सीधे आपको ले चलते हैं जयपुर, जहां इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के उद्घाटन समारोह में सीएम भजन लाल शर्मा जो है मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। निवेश और व्यापार के अवसरों के लिए भारत की ओर देख रही है। मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत की महत्वाकांक्षी परिकल्पना ने हर उद्योग को नई दिशा देने का काम किया है और एक नया विश्वास भी जगा है। पत्थर उद्योग भी इसका एक अपवाद नहीं है। आज पूरी दुनिया भारत ग्रेनाइट, संगमरमर, सैंडस्टोन की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान वो धरती है जहां अगर आप देखेंगे तो इसमें 85 प्रकार के खनिज मटेरियल इसमें निकलते हैं। अगर हम स्टोन की बात करें तो हर जिले की लगभग कहानी दूसरी है। हर जिले में अपना कोई ना कोई स्टोन है। ये हमारी खूबसूरती है। और इस खूबसूरती के साथ आपने देखा है, अभी मेरे माननीय मंत्रीगण साथी कह रहे थे कि यही नहीं कि राष्ट्रपति भवन, हमारा संसद भवन, और आप जहां भी देखेंगे हमारे बड़े बड़े किले, महल, वो सभी हमारी राजस्थान की जो हमारा स्टोन है उनके माध्यम से सब पूरा बना हुआ है। और आप देखिए उसमें यह भी दर्शाया गया है कि अगर आप उसकी आप मेंटेनेंस भी देखेंगे तो ये दुनिया का ऐसा स्टोन है जिसमें अगर आप ठीक ढंग से उसको बनाया, स्वरूप दिया, तो मेंटेनेंस भी सबसे कम अगर होती है तो इसी स्टोन की होती है। क्योंकि एक बार लगने के बाद ये हजारों सालों की नींव रखता है और इसलिए ये गुणवत्ता निर्माण सामग्री के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिल रही है। यह अनुकूल, पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ भी है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत आज सिर्फ पत्थर का निर्यातक नहीं बल्कि मूल संवर्धन और नवाचार का केंद्र बन रहा है। हमारी कंपनियां वैश्विक संस्थानों के रूप में तेजी से उभर रही हैं। ये हमारे उद्योग के लिए तेज गति से बढ़ने का सुनहरा अवसर भी है। साथियों, इंडिया स्टोन मार्ट केवल व्यापार मंच नहीं, ये विचारों का आदान प्रदान, नए संबंध बनाने का, वैश्विक प्रथाओं को सीखने का और अपनाने का अवसर है। यहाँ उत्पादक और उपयोगकर्ता सीधे मिल रहे हैं। नई तकनीक पर गहन चर्चा हो रही है। नए बाजारों के दरवाजे खुल रहे हैं और संभावनाओं का विस्तार हो रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पेविलियन पहली बार बनाया गया है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, क्योंकि अलग अलग जिले का हमारा अलग अलग स्टोन है, उसको भी हमने आगे किया है। ये विभिन्न जिलों को विशिष्ट पत्थर उत्पादकों को एक मंच पर प्रदर्शित कर रहा है। छोटे और मध्यम उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन की दृष्टि दी जा रही है। पत्थर उद्योग राजस्थान में लाखों परिवारों की आजीविका का साधन है और हमारी सरकार इसे और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम चाहते हैं कि राजस्थान का हर कोना विकास की इस यात्रा में शामिल हो और हर जिले की अपनी विशिष्ट पहचान बने। साथियों, राजस्थान को प्राकृतिक खनिज संपदा से नवाजा है और जैसा मैंने कहा, यहाँ का 85 प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं। मकराना, किशनगढ़, राजसमंद, जालौर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये नाम सिर्फ नाम नहीं है बल्कि विश्व स्तरीय पत्थर उद्योग के यहाँ पर्याय हैं। राजसमंद, जालौर और उदयपुर ऐसे क्लस्टर हैं जिनकी वैश्विक पहचान है। हमारे पत्थरों की कारीगरी दुनिया के कोने कोने में पहुंची है। राजस्थान के पास न केवल समृद्ध संसाधन है बल्कि सदियों पुरानी शिल्प कला की परंपरा भी है और कारीगर की कला विश्वविख्यात है। मैं कहना चाहता हूं जो हमारे श्रमिक हैं हम उनको भी साथ लेकर के चलें। मेरे को कहने में कोई हिचक नहीं है।
क्योंकि यहाँ सभी हमारे वो उद्योगपति भी हैं और हमारे पत्थर व्यापार से जुड़े सभी साथी भी हैं। क्योंकि जब मैं जापान के अंदर गया था और जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने खुली बात हुई, तो उन्होंने कहा कि अगर हम राजस्थान में कोई भी काम कर रहे हैं हमको 3 से 4 गुना मुनाफा होता है। लेकिन जब मैं यहां देखता हूं हमारे उद्योग क्षेत्र को, वो सरकार के पास बात करते हैं, करनी भी चाहिए, हम भी उनका सहयोग करते हैं। लेकिन मैं एक बात आपसे अवश्य कहूंगा कि आप कोई भी सफल उद्योगपति से, सफल व्यक्ति से अगर पूछेंगे तो उन्होंने स्टार्ट कहां से किया था। आपके सामने पर्याय अशोक पाटनी जी भी बैठे हैं, जहां से उन्होंने अपना काम व्यवसाय प्रारंभ किया था। आज उन्होंने धीरे धीरे सहने उस व्यवसाय को कितना बढ़ाया है। लेकिन उसके साथ साथ हमारा श्रमिक का सम्मान भी आवश्यक है, हमारे उन कारीगरों का सम्मान भी आवश्यक है जो श्रमिक हमको इस लायक बनाते हैं, पूरी तरह से उस पत्थर की पहचान बनाते हैं, वो भी हमारी आवश्यक है। हम उनको भी साथ लेकर के चलें। नई उद्योग नीति के माध्यम से हमने कहा है कि जब तक हमारा श्रमिक का उद्धार नहीं होगा, जो उसकी पहचान बनाता है, जो उसमें मेहनत करता है, आपने उदाहरण दिए हैं, कई मंदिरों के देखे हैं आपने, किस तरह की हमारी उनकी पहचान है। आज लोग उनको देखने के लिए आते हैं, आज वो हमारे पर्यटन स्थल हैं, हमारी उनकी आर्थिक प्रगति उनसे हो रही है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, उन कारीगरों का भी सम्मान करते हुए, हमारे ऐसे आर्किटेक्ट को सम्मान करते हुए, हम उस निवेश के माध्यम से उनका भी उसमें सहयोग करें और उनको आगे बढ़ाने का काम करें। साथ ही हमारी सरकार ने पत्थर उद्योग सहित अभी प्रकार के उद्योगों के लिए निवेश अनुकूल और नीति स्थिर वातावरण तैयार करने का काम किया है। सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी ढंग से लागू किया है। औद्योगिक बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। लॉजिस्टिक में सुधार किया है ताकि माल ढुलाई आसान और सस्ती हो। प्रक्रियाओं को सरल बनाएं ताकि समय पर पैसे की बचत हो। हम चाहते हैं कि हमारा उद्यमी बिना किसी बाधा के, बिना किसी परेशानी के आगे बढ़े। हमारी सरकार ने 20 से अधिक नीतियां लागू की हैं। पहले आपने देखा होगा जो पूर्ववर्ती सरकार थी वो शकल देख करके काम करती थी। हमने हर क्षेत्र में नीति लेकर के आए हैं जिससे काम स्पष्ट तरीका से हो, पारदर्शी तरीका से हो, हमारे किसी भी उद्योग जगत के किसी व्यक्ति को किसी तरह की परेशानी ना हो, उसके लिए हम काम करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इससे राज्य में कारोबार स्थापित करना, निवेश करना आसान हुआ है और आर्थिक विकास, नवाचार, रोजगार सृजन के भी कई मार्ग नए खुले हैं। इन व्यापक और दूरदर्शी नीतियों के कारण राजस्थान निवेशकों के लिए सिर्फ सबसे आकर्षक नहीं बल्कि सर्वाधिक मुनाफे वाला राज्य भी बन गया है। और मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, कई मेरे साथी हैं, व्यापारी हैं, उद्योग जगत के लोग हैं, जब उनसे हम बात करते हैं कैसा चल रहा है तो उनके मन की भाव आते हैं, टाइम पास हो रहा है साहब, ऐसे ही चल रहा है साहब। अरे भाई, आपका एक उद्योग था, उससे 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए और फिर भी ऐसे ही चल रहा है साहब। भाई, आपको मैं कहना चाहता हूं, आप उनसे कहिए कि अच्छा चल रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ी आए, युवा को उससे रास्ता मिले, युवा आकर के उसको आगे बढ़े। लेकिन अब जब हमारी बात आती है ऐसे ही चल रहा है साहब, इसमें भी कर दो, इसमें भी कर दो, इसमें भी कर दो। भाई, आपकी एक फैक्ट्री से 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, क्या सरकार को उसका फायदा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आपसे पूछ रहा हूं, बताइए मेरे को। सरकार को नहीं मिलना चाहिए क्या? सरकार को भी मिलना चाहिए और आने वाली हमारी युवा पीढ़ी को भी मिलना चाहिए, जिससे कि वो भी उसमें आगे आए, काम करे। आपसे पूछने आता है, आप कहते हैं हाँ क्या करोगे, हमारा ही काम ऐसे चल रहा है। अरे भाई, वो जब कहां से आएगा जब तुम्हारे काम ऐसे चल रहा है। लेकिन वो मन में सोचता है और विचार करता है कि इनके तो 1 से 2 और 3 हो गए, 3 से 4 हो गए और हमसे कह रहे काम चल रहा है। तो आपके मन में भी उसके प्रति जो भाव जागृत होना चाहिए, उसमें भी कमी आती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे, हमारे इस उद्योग को बढ़ाने के लिए सरकार जो करेगी, सरकार के जो मन में है, निश्चित रूप से आपका सहयोग करके चलेगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक टीम बनाइए पूरी तरह से उन उद्योगपतियों के साथ और व्यापारियों को लेकर के, सभी हमारे जो डिजाइनर हैं उनको लेकर के एक टीम बनाइए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जहां जहां आवश्यकता है दुनिया के अंदर, उस टीम को लेकर के जाइए, उनसे विचार विमर्श करिए और विचार विमर्श करने के साथ राजस्थान के स्टोन को देश और दुनिया में लेकर के जाइए। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।
तो जयपुर से सीएम भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। पूरे घटनाक्रम में इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।